आवाज आ रही है? चलो, आवाज आ रही है, शायद अब आ गई होगी, दोबारा बता देता हूँ। हम क्रिया पढ़ रहे थे, क्रिया में हमने पहले ही पढ़ लिया था सकर्मक क्रिया, सकर्मक एकर्मक और द्विकर्मक पढ़ चुके थे हम इससे पहले। इसके बाद मैंने दोनों में अंतर भी कर दिया था, एक अकर्मक और एकर्मक और द्विकर्मक में। इसके बाद मैंने अर्थ वाली क्रिया बताई आपको, और सामान्य क्रिया हमने पहले पढ़ी, अभी क्रिया खत्म नहीं है। एक संयुक्त क्रिया को भी पहचान लिया किस तरह से होती है क्रिया। एक हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ ली थी, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व काल में जो क्रिया होती है। एक हमने नाम धातु क्रिया पढ़ ली थी। 4 क्रिया पढ़ गए थे। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब 5वीं क्रिया। आज की क्रिया, अभी क्रिया चल रही है, अगला टॉपिक अभी चलेंगे हम, और है प्रेरणा अर्थक क्रिया। प्रेरणा अर्थक क्रिया, ध्यान से सुनो, प्रेरणा अर्थक क्रिया। क्रिया का बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये क्रिया खत्म होने के बाद काल लूंगा, काल के बाद मैं वाच्य भी अभी कराऊंगा, 1-2 क्लास इसी में चलेंगे, और उसके बाद फिर क्रिया पक्ष भी इसमें बताना है मुझे, क्रिया पक्ष भी आता है, वो भी करेंगे। प्रेरणा अर्थक क्रिया किसे कहते हैं, बात ये है। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। पहले मैं वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे पेपर में आता है, फिर मैं इसे, देखिए मैं अभी कुछ लिखवाऊंगा, उससे समझ लोगे तुम। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया की सही परिभाषा मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले ये बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे आता है। अभी तुम सिर्फ इतना लिखो जो मैं बता रहा हूँ, कि प्रेरणार्थक क्रिया की अगर मुझसे परिभाषा कहेंगे तो मैं ये कह देता हूँ कि जब कर्ता, पहले जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, फिर सही परिभाषा बाद में बताऊंगा। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। आइए देखिए, मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। केवी, हाँ बेटा आ गया केवीएस और नवोदय का नोटिफिकेशन, पढ़ो अब, पढ़ाई शुरू करो, तुम लोग हैं या नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा सा ना एक काम करो, क्वालिफाइंग तो है ही हिंदी, खैर थोड़ा सिलेबस, अभी सिलेबस भी आ गया, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है तुम्हारा। जनरल पेपर का तो सिलेबस सही है, लेकिन टीजीटी पीजीटी का अगर सिलेबस देख रहे हो, सब्जेक्ट जैसे मैं हिंदी की बात करूं, तो उसे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें व्याकरण सही आ रही है। पर जो जनरल पेपर की हिंदी है वो बहुत कम है और बहुत आसान है, उसमें वर्ड वकैब ज़्यादा आ रहा है, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, जो मैं करा चुका हूँ तुम्हें पहले ही, विलोम, है ना। उसमें वाक्यांश आ जाएगा, उसमें संधि का टॉपिक आ जाएगा, उसमें तुम्हें तत्सम तद्भव शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना, वर्ड वकैब ज्यादा आएगा। हाँ दोनों का सेम है, एनवीएस और केवीएस का सेम सिलेबस डाला, इस बार एक साथ ही कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने, ठीक है, तो समान ही है, कोई अंतर नहीं है सिलेबस में, वैसे ही पढ़ना। थोड़ा सा मोड अंतर होगा पेपर का, थोड़ा सा अलग तरीके से रखेंगे दोनों, लेकिन सिलेबस एक ही है दोनों का, इसी वही चीजें तैयारी करनी है। मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न का की भूमिका थोड़ी अलग अलग हो सकती है, पर पाठ्यक्रम एक है सबका। तो मैं लिख रहा हूं प्रेरणार्थक किसे कह दूं, तो अभी ऐसे लिखो, जब कर्ता स्वयं, स्वयं माने खुद, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर, कार्य न करके दूसरों को, दूसरों को कार्य करने के लिए, करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करे। जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हमारी हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, उसे हमारी हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन बताए, अगर इस सारी परिभाषाओं में मुझसे पूछोगे इसकी सही परिभाषा क्या है, मैं कई बार ये जानबूझ के लिखता हूं, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर, मैंने जब भी तुम्हारा पेपर देखा ना, तो इसी तरह की क्रियाएं पूछी हैं। नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको कई सारे शब्द याद भी करने हैं। आपको इंग्लिश का क्या तरीका है, इंग्लिश में भी तो वर्ड वैकेब बढ़ाना ही पड़ता है बेटा, हिंदी का भी वर्ड वैकेब बढ़ाना पड़ेगा, हर शब्द का अर्थ तक। चक्कर तो यह है कि हर शब्द को तर्क से नहीं, याद ही करना पड़ता है, पता है कैसे। चलो बताओ, कीचड़, कीचड़ का अर्थ तुम्हें पता है, कीचड़ ये होती है। कीचड़ को तर्क से नहीं पढ़ोगे, जिसने भाषा बनाई कोई ना कोई कोड दे दिया, कीचड़ को कीचड़ मान लिया, जूते को जूता मान लिया, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनाए, उसका एक अर्थ गढ़ लिया समाज ने, उस शब्द को याद ही करा जाएगा, ठीक है। तो कोई ट्रिक काम करती नहीं है, गलती फहमी है, लोग कहते हैं ट्रिक से कुछ शब्द याद कर जाओगे, पर सारे शब्द याद नहीं करोगे। उसके लिए ना थोड़ा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखो, शब्द याद भी किए जाएंगे। चलिए बताइए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर दूसरों को कार्य करने के प्रेरित करे। अब देखिए, तुम में से कोई बच्चा मुझसे पूछे कि इसकी सही परिभाषा कहां से है, तो यहां से है, दूसरों को कार्य करने के लिए जो क्रिया प्रेरित करे। कुछ हमारी हिंदी में ऐसी क्रियाएं हैं कि जो ना दूसरे लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेट करेंगी, उस क्रिया को देखकर दूसरे लोग वो काम करने लग जाएंगे।
यानी ऐसी कोई क्रिया जो दूसरों को से कार्य करा दे, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक। तो इसकी परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक है, पर मैंने अभी ये लिखा है कि जब कर्ता खुद ना काम करे, किसी किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। देखो मैंने लिखवाया क्या है, पहले मैं इसे ऐसा समझाता हूँ, दिखने में तुम्हें आसान लगेगा, फिर सही तरीका बताऊंगा, थोड़ा टाइम दूंगा इसमें मैं। इसको कभी कभी ना, देखिए मैंने ये लिखवाया कि मैंने कहा जब कोई कर्ता, जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा काम, वो काम किसी और से कराएगा। जब कर्ता खुद ना करके किसी और से काम कराने लग जाए और कहता यह है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कार्य करने लग जाएगा, ये कार्य करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, तो तुम इसे ऐसे पहचानो अभी, जब कर्ता खुद ना काम करके किसी और से कार्य कराए, वहां लगाना प्रेरणार्थक। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, बताओ, पहले मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, जरा बताना भाई। मैं एक सेंटेंस देने जा रहा हूं, रवि नौकर से पत्र लिखवाता है, समझना इसे। रवि नौकर से पत्र लिखवाता है। अब देखो पहले इस वाक्य को पढ़ो, पहले पहचानना कर्ता कौन है इसमें। कर्ता कौन है? रवि। कर्ता उसे कहते हैं जो काम कर रहा है, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। देखो हिंदी तो मेरे ख्याल से चल जाएगा बच्चे, हिंदी चल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको अगर पूरा पेपर तैयार करना है तो सारे सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे आपको। मुझे लगता है शायद मैथ्स में थोड़ा चेंज हो, मुझे लगता है रीजनिंग में चेंज हो, क्योंकि हिंदी में तो अमूमन डीएसएसबी में ज़्यादा व्याकरण पढ़ते हैं, एवीएस में थोड़ा साधारण सी चीज़ आती है। लेकिन आप मुझे लगता है किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसका बैच होना चाहिए तुम्हारे पास प्रॉपर वे में, क्योंकि कई बार ना आप इससे भी किसी और को करोगे, किसी और से भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। जैसे केवीएस का मैं एक बार बताऊं, जैसे पिछली बार देख रहे थे तो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं, उसके पाठ भी पूछे जाते हैं, डीएसएसबी में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कई बार ना कुछ चीज़ छूट जाती है। अगर तुम किसी कोर्स की तैयारी करोगे ना विधिवत, तो ही तुम उसको प्रॉपर वे में प्लान कर पाओगे। तो यहाँ ये दिक्कत आती है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप देखो हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम कोई छोटे बच्चे हो नहीं, तुम सिलेबस अच्छे से जानते हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा तुम्हें ये लगता है कि लिया जाए, तुम्हें ये लगता है कि नहीं लिया जाए, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो पता है, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसको लेता, क्योंकि हर एग्जाम का एक मोड होता है। हमारी पूरी प्रेशर हो जाती है उसी के आसपास कि यही देखना है क्योंकि ये पेपर आने वाला है। अब मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ और किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप पे निर्भर करेगा। कभी कभी कुछ टॉपिक सिमिलर मिलते हैं, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा, आप सिलेबस देखो उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है ना। चलिए भाई, ये दूसरों से मत पूछिए, आप खुद डिसाइड कीजिए इस चीज को, ठीक है ना। चलो, रवि नौकर से पत्र लिखवाता है, तो बताओ रवि खुद लिखता है किसी और से कराता है? रवि खुद लिखता है किसी और से, तो रवि नौकर से क्या है? पत्र लिखवाता है। बात समझ में आई? अगर नहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा दिव्या, ये नहीं। हाँ और क्या, कंप्यूटर नहीं है उसमें, केवीएस में कंप्यूटर है, वो कहाँ से करोगे फिर? तो कंबाइंड तो सारा ही करना पड़ेगा तुम्हें, एक थोड़ी ना, ऐसे कैसे कर लोगे? तो ये तो तुम देख लो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अगर तुम तैयारी कर रहे हो उसकी तो ले लो, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, ले लेना चाहिए बैचेस, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एक पूरा फ्रेम हो जाएगा, इसे अदरवाइज में नहीं ले लीजिएगा आप, पर इसे मैं ये चाहता हूँ अगर तुम किसी की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले देखो सिलेबस क्या है, फिर चूज करो अपना तरीका। रवि नौकर से पत्र लिखवाता है। अच्छा बताओ, रवि ने खुद लिखा है किसी और से लिखवाया? तो रवि खुद नहीं कर रहा काम, ये काम किससे कराए? नौकर से। तो जब करता खुद ना करके किसी और से काम कराए, वो लगाओगे प्रेरणार्थक। पहले ये बताया मैंने, सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई मुझसे पूछे किससे कराया काम, तो मैं कहता हूँ नौकर से कराया, तो दूसरों से करा रहा है। फिर कभी कभी ऐसे लिख देगा, रवि पत्र लिखवाता है, लिखवाता है, ये कौन सी क्रिया है? मैं कहता हूँ ये भी प्रेरणार्थक है, क्योंकि यहाँ रवि रवि अब भी नहीं कर रहा, किसी और से काम करा रहा है। पर यहाँ किससे करा रहा था? नौकर से। यहाँ दिखा ही नहीं दिया किससे करा रहा है, और जब मैं लिखूंगा रवि पत्र लिखवाता है, तो खुद कहाँ किया? किसी और से ही कराया। इसमें क्रिया ऐसे आता है, लिखवाता लिखवाता, इसे इससे पहचान लेते हैं। पर अगर मैं ऐसे लिखूं, रवि ने चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी इस बार थोड़ा बदला वाक्य, तो बताओ रवि ने खुद लिखी या दूसरे से लिखाई? चिट्ठी लिखवाई, हाँ सही है, चिट्ठी लिखवाई। तो बताओ रवि ने खुद नहीं लिखा ये पत्र, रवि ने चिट्ठी लिखवाई, तो रवि ने खुद नहीं की, किसी और से कराई।
कभी कभी क्रिया आता है लिखवाता, लिखवाई। कभी कभी आएगा रवि चिट्ठी, पढ़ने पे ध्यान दो अब तुम, रवि चिट्ठी लिखवाएगा, लिखवाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां अभी रवि ने काम नहीं कराया, रवि चिट्ठी लिखवाएगा, अभी लिखवाई कहाँ है, अभी तो लिखवाएगा, बाद में होगा ये काम। पर जब भी रवि ये चिट्ठी लिखवाएगा तो खुद करेगा किसी और से। याद रखना, इस सेंटेंस में सबसे पहले कभी प्रेरणार्थक आए तो पहले ये पहचानो, कर्ता खुद नहीं किसी और से कराएगा। अब सुनिए, अब प्रॉपर वे में बता रहा हूं। दरअसल ये मैंने बता तो दिया, पर यहां से सुनो। अगर कभी पूछा जाए प्रेरणार्थक कितने प्रकार की होती है, समझ में तुम्हें यह आएगा। प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा ये नहीं है कि जब कर्ता खुद ना काम करके किसी और से कराए। तो मैं सेंटेंस ऐसे ही आएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा यह है कि जो क्रिया किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रेरणार्थक मैं अभी बताऊंगा, ऐसे प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कोई पूछे? एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, ये वाली चीज पूछी जा रही है अब तुम्हारे पेपर में। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, सुनते रहना, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा ये आ गया, यही था इसमें, इसके बाद मैं काल पे जाऊंगा भाई। प्रथम प्रेरणार्थक, और एक है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, यहां ध्यान से सुनो। प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दो प्रकार की होती है क्रिया। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं प्रेरक बनता है, स्वयं प्रेरक बनता है, सुनते रहना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता किसी और को प्रेरक बनाता है, दूसरा कर्ता को छोड़कर कोई और प्रेरक बनता है, दूसरा प्रेरक बनता है। अब को कहोगे ये प्रेरक क्या है, प्रेरक बनता है, तो सुनो, ऐसा नहीं है कि कर्ता खुद नहीं करता काम, दूसरों से करता है। पता है, प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहेंगे जो दूसरों को कार्य करने के लिए मोटिवेट कर दे। और दूसरे के कार्य कैसे मोटिवेट होंगे ये लोग? कभी कभी कर्ता खुद काम करेगा, और काम जब कर्ता कर देगा तो इसको देखकर कोई दूसरा आदमी ये काम करने लग जाएगा। कभी कभी कर्ता स्वयं प्रेरक बनेगा, जब कर्ता स्वयं कार्य करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर देगा, तब होती है प्रथम प्रेरणार्थक। और कभी कभी कर्ता खुद काम ना करके दूसरों को काम कराता है, और उस क्रिया को कोई देखता है तो वो दूसरा वो काम करने लगता है। यानी कर्ता कभी कभी खुद काम करके किसी को प्रेरणा देगा, कभी कभी कर्ता किसी और से काम कराकर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी जो क्रिया किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। सुनना भी थोड़ा मुश्किल लगेगा, सुनो, मैं इधर देख रहा हूं, इसको साइड कर लेता हूं, भी ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे रहा हूं, अगर मैं सेंटेंस ऐसे देता हूं, मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं हंसता हूं, मैं हमेशा ऑफलाइन में भी ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैं हंसता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्रिया ये रही हंसना। अगर मैं कहता हूं मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिससे कोई आदमी प्रेरित नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस दूं, ध्यान से सुनना, मैं हंसाता हूं, सही यहां समझ में आएगा तुम्हें क्या होती है प्रेरणार्थक। मैं हंसाता हूं, ध्यान से सुनना, मैं हंसाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मैं हंसाता हूं। तो बताओ, काम मैंने ही किया, कर्ता खुद कर रहा है काम, यहां कर्ता खुद काम कर रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं हंसाता हूं, मैं हंसा रहा हूं, बच्चों को हंसा रहा हूं, मैं हंसाता हूं, तो क्या इस क्रिया को देखकर कोई तीसरा आदमी ये काम करने लग जाएगा? मैं हंसाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो यही काम देखकर कोई और, कपिल शर्मा का नाम सुना है, वो हंसाने लगा था, इस क्रिया को देखकर 36 लोगों ने अपने चैनल खोल लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, इससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही किसी को, पर मैं हंसाता हूं, जो मैं काम कर रहा हूं इसको देखकर कोई तीसरा आदमी प्रेरित हो रहा है। कभी कभी करता खुद करके ये काम किसी को प्रेरित करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं हंसवाता हूं, इसको लॉजिक देखो, लिख में वाह आ रहा है, लिखवा, हंसवाता हूं, समझना इसे, हंसवाता हूं, तो मैं खुद नहीं हंसा रहा हूं, मैं ये काम किसी और से करा रहा हूं, पर इस क्रिया को देखकर भी कोई तीसरा आदमी प्रेरित हो जाएगा। ये क्रिया किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती रहती है। समझ में आया? ध्यान से सुनो, अब तक मैंने जितने उदाहरण दिए ये मैंने द्वितीय प्रेरणार्थक के दिए, एग्जाम में यही ज्यादा आए हैं, पर एग्जाम में ये भी आ सकता है, मैं हंसाता हूं पर मैं हंसता हूं नहीं। अब ये कैसे पहचानोगे, ये कैसे नहीं है? तो देखो, एक काम करो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, धातु शब्द, देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं इसे लिख रहा हूं, इसमें ना कब जब क्रिया कोई हो ना, क्रिया ये रही, तो इसमें तुम धातु चेक करो, जब धातु के बाद उसमें आ का साउंड दिखे
तब वो प्रथम प्रेरणार्थक होगी। लेकिन जब धातु शब्द निकालो और उसके बाद वा का साउंड नजर आए, वा शब्द दिखाई दे, तब वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। जैसे मुझे बताओ, धातु है हस, इसके अंदर आ का साउंड है, अरे आ का साउंड है हसाता, जबकि इसमें हस और बड़े वाले आ का साउंड नहीं है। जिस क्रिया में अरे इसमें ये पूरी क्रिया हसाता, पर इसका रूट वर्ड क्या है, धातु शब्द क्या है, हस, यही एक्शन है, बताया था मैंने। इसके अंदर आ दिख रहा है, अगर आ का साउंड दिखाई दे तो प्रथम प्रेरणार्थक। पर देखिए ये रहा धातु हस, पर क्या बाद में वाह आ रहा है, वाह आ जाएगा, तो कौन सी है ये, द्वितीय प्रेरणार्थक। पर इस वाले शब्द को देखो, हस में खाली सा है, बड़ा आ नहीं है, छोटा आ है, तो ये प्रेरणार्थक नहीं है। मैं लिखता हूं कोई नहीं है, पर मैं लिखाता हूं, मैं लिखवाता हूं, ये जाना चाहिए। पहले बताओ ये समझ में आया। प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। कभी कभी कर्ता खुद प्रेरक बन के कार्य की प्रेरणा देगा, कभी कभी दूसरों से कार्य कराकर कार्य की प्रेरणा देगा। ये है, समझ में आई। पहले बताओ ये बात समझ में आई। एक सेंटेंस तुम्हें पेपर में आया है, बताओ भाई, कभी कभी ये सिंगल में ही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, सब बच्चे बताना, ये मैंने कई बार एग्जाम में भी देता हूं, बस एक ही ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक नहीं है। दिखाती, मुझे नहीं पता कैसे पहचानो, चलो बताओ, मैं लिख देता हूं, लिखाती, क्या लिखा है, लिखाती, सुनाता, सही है, समझता और बनवाती, इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक नहीं है, जल्दी बताओ। आज चिल्ड्रंस डे है, आज चिल्ड्रंस डे है, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, आप भी हमारे बच्चे ही हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों को आज के दिन प्यार करो, मैं उनकी माफी कर दो जो भी गलती कर रहे हैं। अरे वर्कशीट आ तो नहीं होंगी तुम्हारी, क्या बच्चे कुछ वर्कशीट आई तुम्हारे पास, पहले बताओ वर्कशीट कुछ आई या नहीं आई, चेक करो, वर्कशीट लास्ट में भेजी है मैंने, देखो कुछ वर्कशीट आई है या नहीं। दोबारा समझना इसे, मैंने समझा दिया, इसे दोबारा रिकॉर्ड करके समझना, आप दोबारा रिपीट मोड में करना, क्योंकि एक चीज को मैं 6 बार समझाऊंगा, मैं वैसे ही टाइम दे रहा हूं इसमें। अब देखिए कैसे पहचानोगे, यहां समझो इसे, तुम कुछ नहीं, देखो प्रेरणार्थक क्या है, इसमें धातु शब्द क्या है, लिख, लेख, क्या इसके अंदर आ का साउंड है, बड़े वाले आ का साउंड है, ऐसे पहचानो। देखो मैं करता हूं, क्रिया क्या है, ली या लिख, इतना ही काम चल जाएगा, क्रिया से तो लिख, यही रूट वर्ड है पहला शब्द क्रिया का, लिख। अच्छा मैं कहूंगा लिख तो एक्शन होगा, लिखेगा, फिर वो लिख। फिर बताओ क्या इसमें आ की ध्वनि है, अगर आ की ध्वनि है तो है प्रेरणार्थक। सुन, अरे मेरी बात सुन, तो सुनेगा, क्रिया तो होगी, इसके अंदर भी आ का साउंड है, ये भी प्रेरणार्थक है। फिर देखिए इसमें अर्थवान शब्द क्या निकालू, सम या समझ, अगर मैं समझ जा रहा हूं तो इस शब्द में बड़ा आ नहीं है, ये नहीं है प्रेरणार्थक। पर देखिए बन के बाद वाह आ गया, वाह भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, अगर आ की ध्वनि आ रही है दोनों में, तब ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ये आ रहा है पेपर में प्रेरणार्थक। और अगर कभी वह नजर आए, क्योंकि इससे करता खुद ना करके किसी और से काम कराए, वह रोटी बनवाती है तो खुद कहां बनाती, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आया। इस क्लास को रिपीट मोड में देखा करो, उसके बाद देखना जरूरी है, आप ना 2 बार मत समझो, वही बात मैं दोबारा बताऊंगा, इसे बार बार रिकॉल करके पढ़ना। याद रखना, ये वा दिखे तो द्वितीय प्रेरणार्थक, और अगर आ का साउंड दिखे, बड़ा आ का साउंड, इसमें भी आए, सुन, पहले पूरी क्रिया निकालो, आ प्रथम, और इसमें समझ, इसमें तो छोटा आ है, लेकिन हाँ यही बात मैं अगर ऐसे लिखूं, समझाता, तब ये भी प्रेरणार्थक हो गई, क्योंकि समझ के बाद आ का साउंड आ गया, फिर प्रेरणार्थक में चली गई। समझ में आया, ये प्रेरणार्थक में चली गई, तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे कर लेना, सारा आ जाएगा तुम्हें, आना मत निकालो, आ, तो ये प्रेरणार्थक हो गई। एक बात और सुनो, 2 क्रियाएं मैं और बता देता हूं, इसे ध्यान रखना, वैसे इससे ज्यादा आएगा नहीं, यही मुख्य क्रिया है, और जब करो भी मत, यही आता है। एक क्रिया ये और देख लो, एक क्रिया और बता देता हूं, कभी कभी अन्य क्रिया भी पूछ सकता है, वैसे 5 ही मुख्य भेद हैं। जैसे मैं कहूं एक अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया, वैसे आएगा नहीं, कम आ सकता है, ये रहने दो, अनुकरणात्मक रहने देते हैं। तो मैंने क्रिया के एक तो सकर्मक अकर्मक पढ़ जाना, उसमें से ही आएगा, और ये 5 भेद जनरल पेपर में इससे ज्यादा आता नहीं है। अब क्या करोगे,
इस बार मैं क्रिया का टॉपिक बंद नहीं कर रहा हूं, पर टॉपिक तुम्हें नया लगेगा, काल। मैंने तुम्हें यह बताया था जब क्रिया को देखा जाता है तो काल भी, काल टेंस को कहते हैं। मैं आज इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं इसी में, क्योंकि क्रिया में ही आता है ये भी। अरे बात समझ में आई? मैंने जब तुम्हें इसके प्रकार बताए थे क्रिया के टॉपिक, तुम पहला देखोगे ना जहां से क्रिया शुरू की है मैंने, उस क्रिया में मैंने तुम्हें बताया क्रिया को पहचानने के एक कई तरीके हैं। कभी कभी क्रिया को कर्म के आधार पर पहचानते हैं, कभी कभी क्रिया को अर्थ से भी निकाल लेते हैं, पर कभी कभी क्रिया को समय के आधार पर देखा जाता है। और यह देखा जाता है कि क्रिया का समय क्या है, वर्तमान का है, भूत का भूतकाल का है, या भविष्य काल का है या नहीं है। ये क्रिया क्रिया के टॉपिक का टाइप्स माना जाता है काल। अब सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आज शुरू कर दिया मैंने काल, याद रखना। सबसे पहले तुम्हें ये प्रश्न देगा, हमारी हिंदी में काल की लंबी लंबी परिभाषा मत दो, एक शब्द से का बताओ, एक शब्द लिखो और पता लग जाए काल उसे कहते हैं। ग्रामर में काल का वन वर्ड में मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, काल का असली में अर्थ होता है समय, टाइमिंग को कहते हैं, काल आ गया समय, काल को कहते हैं समय। लेकिन काल ना हमारी हिंदी में अनेकार्थी शब्द है। देखो सुनो, काल का के कई अर्थ हैं, काल ना असली में अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिसके कई अर्थ निकलते हो। जैसे देखिए, कोई मुझसे कहेंगे काल आ रहा है, यानी यमराज, काल को यमराज भी कहा गया है। कभी कभी यमराज ना मानो तो कभी कभी मैं पढ़ता हूँ महाकाल की पूजा करेंगे। महाकाल किसे कहते हैं? शिव। तो काल तो शिव ही भी है। तो दो अर्थ हो गए, एक तो यमराज और एक शिव। और काल का एक अर्थ है अवधि। अवधि माने क्रिया, अवधि माने समय, टाइम। एक होता है अवधि और एक कभी कभी लिख देगा अवधि, दोनों में अंतर है। अगर छोटी की मात्रा दे तो समय है इसका अर्थ, बड़ी की मात्रा दे तो भाषा है, अवधि भाषा है। दोनों को पूछते हैं कई बार, तो अवधि भी है इसका अर्थ। और काल को तो ऐसे कहते हैं, काल आ गया तो मृत्यु आ गई, तो काल का अर्थ है मृत्यु। इनके ना कई अर्थ देखे मैंने समझ में। तो काल अकेन माने, काल अनेकार्थी शब्द है। और क्या, विकारी क्रिया से ही तो पहचाना जाए, काल विकारी है। काल ऐसे मत पहचानो ये विकारी है, विकारी काल शब्द। काल, काल अगर है ना तो विकारी रखो, क्योंकि काल माने समय, समय को विकारी माना गया है ना। सुनो, यमराज, शिव, अवधि, मृत्यु, सही है। काल, अरे बदे एक बार बताओ, तुम बार बार काल कह रहे हो, विकारी विकारी। क्रिया विकारी या विकारी तो तुम कहोगे क्रिया विकारी है, और क्रिया के अंदर ही काल आ रहा है तो सब विकारी हो जाएंगे। फिर वो, फिर तुम उसे अविकारी क्यों कहोगे? क्रिया का ही तो पार्ट है काल, क्रिया का ही तो पार्ट है काल। अच्छा, ये तो अनेकार्थी शब्द है, पर काल का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण में जो हम काल पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है समय। फिर बात आती है काल अगर ग्रामर का हिस्सा है, व्याकरण का हिस्सा है, तो उसका अर्थ समय है। तो काल किसके समय की जानकारी देता है? तो इसकी ये परिभाषा है, काल हमेशा क्रिया के समय की बात करता है, क्रिया के समय की जानकारी देता है काल। वो ये बताता है कि क्रिया हो रही है, क्रिया खत्म हो गई, या क्रिया होने वाली है। चेंजेबल है काल, है ना। क्रिया के समय की बात करता है। तो मैं पहले परिभाषा दूंगा, उसके बाद एक तो मैंने ये बताया भाई, एक मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए अर्थ बताइए, परिभाषा, तो काल किसे कहेंगे? तो लिख रहा हूं मैं, काल, काल किसे कहते हैं? काल, काल जो है, काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल क्रिया के, क्रिया के समय का, समय माने टाइमिंग, समय का बोध कराता है। परिभाषा भी लिख दी, बोध कराता है। सुनते जाना, काल शुरू कर दिया क्रिया में ही मैंने, विशेषण बाद में लेंगे, पहले काल और वाच्य दोनों टॉपिक लेंगे। हो सकता है मैं क्रिया का पक्ष भी ले लूं, इसमें क्रिया का पक्ष भी आता है तुम्हें, ठीक। उसे काल कहते हैं। आगे फिर तुम्हें पूछेगा, अच्छा काल उसे कहते हैं, फिर पूछेगा काल के प्रकार। तो काल तीन प्रकार का होता है। अगर इंग्लिश में टेंस तीन प्रकार का है, तो हमारी हिंदी में भी काल तीन प्रकार का है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, काल के प्रकार। अगर पूछा जाए काल कितने प्रकार का है, तो काल तीन प्रकार का है, तीन टाइप्स का होता है काल। नाम बताओ जल्दी से, लिख के दिखाओ कौन कौन से, तो मैं वापस आ जाता हूं। तो काल के जो प्रकार हैं वो तो तीन हैं। कितने हैं? तीन, ठीक है। काल के प्रकार कितने हैं? तीन। कोई पूछे कौन कौन सा, तो सबसे पहले है वर्तमान काल, जिसे तुम प्रेजेंट टेंस कहते हो, हम उसे कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। एक होता है भूतकाल, जिसे तुम पास्ट कहते हो, हम उसे कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। और जिसे तुम
फ्यूचर कहते हैं, हम उसे कहते हैं भविष्यत काल। सही है, भविष्यत काल। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, सुनो। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे भाई कहे कि वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो जब क्रिया शुरू हो गई हो, चल रही हो, खत्म ना हुई हो, तो वर्तमान काल है। तो जब मैं कहता हूं जब क्रिया वर्तमान की हो, या तो ऐसे लिख लो, या मैं ऐसे लिखता हूं कई बार, जब कोई कार्य या कोई काम, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य, कोई काम, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, प्रोसेस में हो, प्रक्रिया जारी हो गई हो, शुरू हो गया हो, यानी खत्म ना हुआ हो, अभी भी प्रोसेस में हो, प्रक्रिया में हो, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, तो उसे वर्तमान काल में रखना। फिर सुन लो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, जो क्रिया वर्तमानता में है, जो क्रिया शुरू हो गई हो, जो क्रिया चलती रही हो, उसे हम कहते हैं वर्तमान, यानी जो वर्तमान काल में हो। कोई कहे भूतकाल की क्रिया कैसे होंगी, तो भूतकाल में काम खत्म हो जाता है, तो मैं लिख रहा हूं जब कोई कार्य है, अरे किसी वाक्य में ऐसा लगे कोई काम खत्म हो गया तो भूतकाल, अगर कभी ऐसा लगे काम खत्म नहीं अभी भी जारी है तो वर्तमान। तो जब कोई कार्य, जब कार्य यानी क्रिया, क्रिया को देख के पहचानोगे, परिभाषा ये इसकी है, जब कोई कार्य, कार्य समाप्त हो गया हो, फिनिश हो गया हो, समाप्त हो गया हो, तो उसे हमारी हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और यहां बता रहा हूं भविष्यत काल किसे कहते हैं, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो, यानी क्रिया अभी नहीं हुई हो, अभी होगी, बाद में होगी, जब कोई क्रिया भविष्य में, भविष्य में, भविष्य में होने वाला हो। अच्छा एक काम करो, होने वाला हो यानी हुआ नहीं होगा, होगा, तब उसे हम कहते हैं वर्तमान। अब सब बच्चे एक काम करो, सब बच्चे ये बताओ, तुम्हें इतनी आ गई। अब देखता हूं, पहले तो मैं यही बताना पूछना चाह रहा हूं कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, तुम अभी ये बताना ये वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल। पहले देखता हूं, अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी में आसान होगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, तुम जज कर लोगे। बताओ, पहला सेंटेंस दे रहा हूं, बताना। पहला सेंटेंस दे रहा हूं, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, ये किस काल का उदाहरण है, सिर्फ इतनी बात बताओ। वाक्य आएगा, क्रियाओं से पहचाने जाएगा काल, बताइए। ऐसे ही बताओ, वर्तमान में रखूं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, इंग्लिश में तो पता होगा ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बताओ ये किस में है, ऐसे बताओ। अगर ए है तो वर्तमान काल मानूंगा, बी लिखोगे तो भूतकाल मानूंगा, और सी लिखोगे तो भविष्य काल। बताओ कौन सा है, एबीसी में कौन सा आंसर है, जल्दी दो। वर्षा हो रही है, किसी ने कहा है सी भविष्य काल। अच्छा, नूर ने भी भविष्य कहा, सपना ने भी भविष्य कहा, ये भविष्य है। और बताओ, वर्तमान किसने कहा है, नदा, निदा मोइन ने कहा, ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट है। रितिका ने भी ये कहा, सपना ने फिर सीखा। अब एक काम करो, सुनो, कैसे काल करोगे, इसे इंग्लिश से जज नहीं किया जाता। सबसे पहले तो तुम्हें पहचानना ही आना चाहिए। और सुनो, जब तुम ये ही नहीं पहचानोगे तो इसके सब पार्ट कैसे सीखोगे, दिक्कत तो ये है, इसके सब पार्ट तो बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि मुश्किल नहीं है, बड़े टिप्स हैं, हम नियम से बता देते हैं इसे। इंग्लिश से ज्यादा आसान है हिंदी का टेंस। लेकिन कई बार जब तुम इसी में ही फंस गए, अगर मैं अर्थ से पूछूं ना तो गाड़ी डामाडोल हो जाएगी तुम्हारी, तुम बता नहीं पाओगे ये कौन सा है, और तुम इसे इंग्लिश से जज कर रहे हो। देखो एक काम करो, ज्यादातर बच्चे इससे बता रहे हैं ये, लेकिन जिसने इसका उत्तर ए दिया है ना, ये वर्तमान काल का है, उसको आता है काल इसका मतलब पहचानना, उसको सारे तरीके पता होंगे। ये सेंटेंस ही ये दिखा देगा कि उसको पता है, ये कहानी आती है। तो उस बच्चे को तो ज्यादा काल सीखे या ना सीखे, लेकिन जिसने ये बताया ना ये भविष्य है, उसे सीखने की जरूरत है। इसका मतलब तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा। इस प्रश्न से ये अंदाजा लग जाता है कि जो बच्चा इसे दे रहा है ना, उसने काल पढ़ा ही नहीं है अभी तक। और जिसने ये दिया है ना कि ये वर्तमान है, उसे आता है काल, उसने सारे नियम देख लिए, कायदे देख लिए, उसे वो कर जाएगा, यानी सोच रखता है वो। सोच का मतलब कि कहीं ना कहीं वो जानता है काल किसे कहते हैं। ये प्रश्न मुझे ना अंदाजा बता देता है क्या है। अब देखिए, ज्यादातर लोग इसे गागेगी से देख रहे होंगे और सोचते हैं भविष्य है। पर एक बार बताओ, हमारी हिंदी में जो काम चल रहा होता है उसे तो वर्तमान कहेंगे, जो काम खत्म हो जाएगा, जब कार्य खत्म होगा, जैसे नेताजी ने नेताजी भाषण दे चुके, अब देंगे नहीं, अब तो काम खत्म कर दिया उन्होंने। और जब कोई काम हुआ नहीं होगा, अभी तो होगा, जैसे रमेश कलकत्ता जाएगा, अभी गया नहीं है, अभी तो भविष्य में होगा ये काम, रमेश कलकत्ता जाएगा। तुम मुझे बताओ, वर्षा हो रही होगी, चलो और बढ़ाता हूं, अगर मैं कह दूं ये कानपुर में, क्या लिखा है, कानपुर में, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कानपुर में
इस समय कानपुर में वर्षा हो रही होगी, कानपुर में वोटिंग पड़ रही होगी। तो बताओ ये काम होने वाला है या कहीं चल रहा है? कानपुर में वर्षा हो रही होगी, पर मैं यहां से डाउट में हूं, पता नहीं हो भी रही होगी या नहीं। पर अगर किसी गौर से देखो तो क्रिया तो कहीं ना कहीं चल रही है। वह मेरा बेटा पेपर दे रहा होगा, देगा थोड़ी ना, ये वर्तमान नाम है। कैसे करोगे इसे? एक चीज सुनिए, सबसे पहले तो यही डिसाइड नहीं कर पाए आप ये वर्तमान है या भूतकाल। अच्छा ये मान लो समझ भी गए तो इसके सब पार्ट और हैं इसके, पहले तो यही क्लियर है। इस बार फिर मैं दे रहा हूं, इस बार एक सेंटेंस और दूंगा तब पढ़ाऊंगा इसे। इस बार एक सेंटेंस और दे रहा हूं, तुम मुझे बताओ सारे बच्चे, तुम मुझे बताओ सारे बच्चे, इस बार बताना ये वर्तमान का है, भूतकाल का है, भविष्य का। ये वर्तमान का था, एक सेंटेंस बताओ। उसने आम खाया है, ये किस में रखोगे? हाँ चल रही होगी, कंटिन्यू है ये, तो ये तो वर्तमान में है, कैसे लगा रहे हो तुम? अब सुनो फिर बताओ, तुम्हारे सामने फिर एक सेंटेंस दिया, उसने आम खाया है, ये वर्तमान में रखूं, भूतकाल में रखूं या भविष्य में रखूं? निशु ने क्या वर्तमान में। अब यहाँ गाड़ी गड़बड़ है, जिसने सीख रखा है कुछ ना कुछ नियम में क्लैश हो तुम कहीं ना कहीं। बताओ, रितिका ने कहा ये भूतकाल है, कोई कह रहा है ये वर्तमान है, नूर ने वर्तमान कहा, यहाँ गड़बड़ पता लग गया। ये वर्तमान है, पता है ये है भूतकाल, ये भूतकाल है, ये बी आंसर है, बी जो दे रहा वो सही है, बाकी गए, बाकी गए। अब सुनो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, पहले इसका अर्थ तो निकालो। चलो बताओ, उसने आम खाया है, करता, बताओ ये काम अभी भी जारी है या उसने काम खत्म कर लिया? उसने आम खाया है, और कितना खाएगा, काम तो खत्म हो गया। उसने आम खाया या उसने आम खाया है, पर ऐसा लगा एक क्रिया खत्म तो हो गई, ऐसा लग रहा है अभी भी खत्म हुई है, तो वर्तमान में तो क्रिया खत्म हो चुकी है। जब क्रिया किसी भी रूप से खत्म हो जाएगी वो भूतकाल में है, लेकिन जब क्रिया जारी रहती है तब है वर्तमान, और जब क्रिया हुई नहीं है, होने वाली है, तब है भविष्य। एक काम करो, ये था भूतकाल, और मान लो अगर पहचान भी गए ये भूतकाल है, अरे उसने साड़ी ली है, तो और कितनी लेगी, ले तो ली, काम तो खत्म हो गया उसके द्वारा, फिर कैसे करोगे? तो देखो भाई, है लगने से जरूरी नहीं वो वर्तमान है, वो भूतकाल में भी हो सकता है। अगर मान लो तुम ये पहचान लो ये भूतकाल है, तो भूतकाल के तो 6 प्रकार हैं। जब तुम इसी में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें तो गए, उसमें तो और गए। सही है, शुरुआत कर रहा हूं अब मैं, इसलिए ये प्रश्न दे रहा हूं तुम्हें कि जब मैं सेंटेंस दूं तो दिमाग की बत्ती जलानी है, तभी सीखोगे। है आसान, बहुत जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक। चलो शुरू कर रहा हूं। अब सबसे पहले मुझे बताओ, 3 तरह का काल हो जाएगा, सेंटेंस दूंगा पहचान लेना, लेकिन वो इसको नहीं पूछेगा, इसके प्रकार पूछेगा। और अब मुझे सब बच्चे बताओ, वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? तुम क्या क्या पढ़ के आए हो जरा बताओ, डीएसएसबी में कैसे पढ़ना है, और तुम क्या पढ़ के आए हो ये देखना है मुझे। बताओ वर्तमान काल कितने प्रकार का हो। कई बार मैं तुम्हें ये देखना चाहता हूँ तुम कितना जानते, मतलब कैसे कैसे किताबों में दोहराव है, कहीं कितने बता रहे हैं, कहीं कितने बता रहे हैं, कहीं कितने। फिर कभी एनसीईआरटी की किताब भी देख लेना, स्कूल में 7वीं में लगी है, 8वीं में, उसके हिसाब से पढ़ना काल। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ काल कितने प्रकार का है। अंजना रोहिल्ला ने कहा है 5, मैंने भी 5 पढ़े हैं, मैंने भी 5 पढ़े हैं काल। तुम बताओ तुम कितने लगाओगे? वर्तमान काल, प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट 4 है, पास्ट भी 4 है, और फ्यूचर भी इंग्लिश में 4 ही है, और हमारी हिंदी में 4 नहीं है, हमारा तो अलग है। अब देखिए, कई लोग इसके 6 भेद पढ़ चुके हैं, कई लोग 5। और पता है एक आरपीएससी का एग्जाम होता है रीट का, या राजस्थान वाले, वहां वर्तमान 4 है, वहां वर्तमान 4 प्रकार का माना गया है। यूपी में जाओगे तो 5 या 6 प्रकार का बता रहे हैं। अलग अलग सिस्टम कर रखा है, क्योंकि किताबें अलग, तुम्हें सीबीएसई फोकस करना है। अब देखिए, कभी कामता प्रसाद गुरुजी की किताब पढ़ना, कभी हरदेव बिहारी की किताब पढ़ना, कभी वसुदेव नंदन प्रसाद की किताब पढ़ना, इन लोगों ने इसके मुख्य भेद केवल 3 बताए हैं। कितने? 3। पर कई लोग 5 बता रहे हैं, तो मैं सारे प्रकार बताऊंगा तुम्हें, पर वर्तमान के मुख्य भेद 3 हैं। कितने हैं? 3। मैं फिर भी पांचों के पांचों बता दूंगा, जो 5 बता रहे हैं। पर 5 नहीं है बेटा, ये पेपर में आ गया डीएसएस में प्रश्न कि वर्तमान काल कितने प्रकार का है, तो 3 आंसर दिए गए हैं। कितने? 3। 2019 के टीजीटी पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, 19 या उसके आसपास जो पेपर हुआ होगा ना, 2021, उसमें पूछा गया है प्रश्न। अब ध्यान से सुनो भाई, मैं लिखने जा रहा हूं, इसके मुख्य भेद 3 ही है, लेकिन इसमें मैं 2 और बढ़ाऊंगा, यानी 5 ही करूंगा। तो 5 नहीं लगाओगे इसको,
कभी प्रश्न आए ना वर्तमान के मुख्य भेद कितने हैं, तो 3, लेकिन कई बार लोग 5 भी बता रहे हैं, तो मैं सारा करने जा रहा हूँ। देखो पहला, सबसे पहला प्रकार लिख रहा हूँ, एक होता है सामान्य वर्तमान। सबसे पहले मैं इसके प्रकार ही लिखूंगा, फिर एक एक करके चलाऊंगा। एक होता है सामान्य वर्तमान, जिसे तुम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हो, हम उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। एक ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, उसे हमारी हिंदी में कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। लिखते जा रहा हूं, सीखना है। तुम्हें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस लिखूं कि तुम पहचान लो ये सामान्य वर्तमान है या तात्कालिक, इस पे फोकस रखना बस। ऐसा कभी प्रश्न नहीं आता कि कितने प्रकार का है, लेकिन अगर पूछे जाए ना मुख्य भेद कितने, मुख्य भेद की बात कर रहा हूं। कुल भेद तो 6 भी हो सकते हैं, 5 ही क्यों, लेकिन मुख्य भेद मेन पार्ट 3 ही माने जाते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि और जो 2 पार्ट करूंगा उसमें क्लैश होने लगते हैं वो वाक्य। एक है तत्कालिक वर्तमान, क्या लिखा है, तात्कालिक वर्तमान। एक तीसरा होता है वर्तमान काल, उसे कहते हैं जब कोई क्रिया चल रही हो, शुरू हो गई हो, पर जब कोई क्रिया शुरू हो गई हो और सामान्य स्थिति में हो तो सामान्य वर्तमान। जब कोई क्रिया शुरू हो गई हो और जारी रहे, आगे चलती रहे, उसे कहते हैं तात्कालिक। इस तात्कालिक को हमारी हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, इसे पता है किस नाम से जानते हैं अगर तात्कालिक ना है, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान। तो या ये नाम देगा या ये वाला नाम दे देगा। अभी लिख लो, नाम जरूरी है, इसके नाम जरूरी है क्योंकि वो नाम ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। तात्कालिक कहूं या अपूर्ण, ठीक है। अभी तो मैं लिख रहा हूं, फिर समझेंगे, समझना आसान है इसको। फिर एक तीसरा होता है कि कभी कभी कोई क्रिया वर्तमान में होगी, ऐसा लगेगा चल रही है या वर्तमान में है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब क्रिया वर्तमान में हो तो उस क्रिया को लेकर संदेह होगा कि क्या वो काम चल भी रहा है या नहीं भी चल रहा, संदेह भरा होगा। तो एक होता है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। क्या लिखोगे, संदिग्ध वर्तमान। मुख्य रूप से ये 3 ही वर्तमान के माने गए हैं। अब सुनो, कई लोग इसमें 5 लिखाते, तो 2 प्रकार मैं बता ही रहा हूं, लेकिन जब भी तुम ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो, सेंट्रल लेवल समझ गए, स्टेट का ना हो, सेंट्रल लेवल का हो, पूरे केंद्र के लेवल का, तो सीबीएस से फॉलो करते हैं। और सीबीएसई ने वर्तमान के भेद मुख्य रूप से 3 ही बताए हैं किताबों में, स्कूलों में। तो देखिए, मैं ये तो 3 याद रखना, ये 3 ही करने पर मैं 2 नाम और लिखूंगा, ये मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ा है अपने। एक चौथा प्रकार मैं लिख रहा हूं, जिसे कभी कभी कहते हैं पूर्ण वर्तमान। मैं इसे भी सिखा दूंगा कैसे पहचानोगे। और पता है हमारी हिंदी में पूर्ण वर्तमान भूतकाल का एक ऐसा वाक्य होता है जिसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल, उसके जैसा लगता है। ये क्लैश कर जाते हैं, तो लोगों ने इसे मुख्य भेद में नहीं रखा। फिर भी मैं लिख रहा हूं पूर्ण वर्तमान काल। कभी कभी लोग ये भी पढ़ाएंगे आपको, पूर्ण वर्तमान क्या है, लेकिन दोनों समान से ही हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। यह है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। मुख्य भेद ये 3 ही है, आप पढ़ के देख लो किसी किताबों को, जो मैंने नाम बताया उसको देखो कभी। तो एक लिखा पूर्ण वर्तमान, और एक और मैं लिखने जा रहा हूं, एक 5वां और लिख रहा हूं मैं। 5 सेंटेंस करेंगे हम, ये है ना 5। पहले मैं लिख दूं, अपना स्ट्रक्चर बता दूं, देखो यहाँ। हाँ, एक ना कभी कभी ना कार्य वर्तमान में ही होगा और उस कार्य को लेकर संभावनाएं होंगी। तो एक है संभाव्य वर्तमान, जब कोई क्रिया वर्तमानता में हो, खत्म ना हुई हो, ऐसा लगे अभी भी जारी है, अभी भी बनी हुई है, और उस कार्य को लेकर एक संभावना हो, पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, संभाव्य, वह है ये संभाव्य वर्तमान। तो मैंने तो 5 ही सिखा दूंगा, पर मुख्य भेद ये 3 माने जाते, ठीक है या नहीं है, याद रखना 3 ही है सच में। आप पढ़ के देखो ना बड़ी किताबें, ऐसे थोड़ी ना। चलिए ठीक, अब आती है भूतकाल की बात। भूतकाल कितने प्रकार का है, तो इंग्लिश में पास्ट टेंस तो 4 ही है, और हमारी हिंदी में कितने हैं, 6। बताना कितने हैं भैया, ये 6 माने गए हैं, क्योंकि ज्यादातर भूतकाल के की क्रियाओं के प्रकार बनाए गए। भूतकाल के हैं 6 पार्ट, 6 तरह का होता है भूतकाल। 6 है तो नाम बताओ, नाम बता रहा हूं। पहला बताओ, एक होता है इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट का था पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो नाम समान से लग रहे हैं, है ना। ऐसे ही बताओ, इसका अगर पहला प्रकार सामान्य वर्तमान है तो इसका पहला प्रकार क्या होगा, सामान्य वर्तमान या सामान्य भूतकाल। सामान्य वर्तमान, तो दूसरा हो जाएगा सामान्य भूतकाल। बस ये नाम याद रखना, बस सामान्य भूतकाल। चलिए, एक दूसरे प्रकार का नाम दे रहा हूं। दूसरे प्रकार का नाम है इसका आसन्न। क्या याद रखोगे, आसन्न, आसन्न भूतकाल। आसन्न माने होता है निकट, पास, नजदीक। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, अभी मैं नाम लिख रहा हूं, एक एक करके सबके एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा अच्छे से। एग्जाम में 3 लगाइए, अगर कभी तुम जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो 3 लगाना, और ये आ चुका है प्रश्न, ठीक है।
ठीक है, औरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक। आसन्न भूतकाल, मुख्य भेद तीन ही माने जाते हैं इसके। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं अभी बता रहा हूं, लेकिन इसे ढंग से समझाऊंगा, मैं सबको ही समझाऊंगा, मैं बता रहा हूं। आसन्न माने नजदीक, और भूतकाल माने काम खत्म। भूतकाल में तो काम खत्म हो जाएगा। तो जब कोई कार्य खत्म हो जाए, ऐसा लगे अभी अभी खत्म हुआ है, शीघ्र ही खत्म हुआ है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। अब देखिए पूर्ण वर्तमान में भी कार्य ऐसा लगता है हुआ और खत्म। कभी कभी कोई कार्य वर्तमान में ही खत्म हो जाता है। ये दोनों एक जैसे नजर आते हैं, ये क्लैश कर जाते हैं, ये और ये, इसलिए इसे मैं अदर में रख रहा हूं। तो मैंने लिखा आसन्न भूतकाल। क्या होता है आसन्न भूतकाल, कैसे कराऊं, अभी कराऊंगा, पर अभी नाम लिख रहा हूं मैं, प्रकार लिख रहा हूं। तो हो गए सामान्य और आसन। एक तीसरा नाम, एक तीसरा नाम, तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं कि जब कोई कार्य भूतकाल का हो, या जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो और ऐसा लगे पूरे तरीके से खत्म हो गया, बहुत समय बीत गया, तो वो पूर्ण भूतकाल होता है। लेकिन एक चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वो भूतकाल है कि जब कोई काम खत्म तो हो जाएगा, पर पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा, ऐसा लगेगा भूतकाल में जारी है, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा सुनना, अपूर्ण भूतकाल, और यहां मैंने तात्कालिक वर्तमान का नाम लिखा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल, तो इसका नाम ये भी हो सकता है तात्कालिक भूतकाल। याद रखना, तात्कालिक भूतकाल भी होता है। वेरी गुड अंजना। एक पांचवा प्रकार बोलने जा रहा हूं, शाबाश। पांचवा, पांचवा प्रकार तुम मुझे बताओगे। इसका तीसरा नाम है संदिग्ध वर्तमान, तो इसका पांचवा नाम हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। संदेह भूतकाल में भी होगा, संदिग्ध, पहला नाम ही संदिग्ध भूतकाल। इनमें से एक आध प्रश्न आ रहा है, ये लंबा टॉपिक इसलिए हो जाता है कि सारा लिख के बता रहा हूं। संदिग्ध भूतकाल। और एक छठा नाम दे रहा हूं, और छठा नाम और दे रहा हूं, 6 प्रकार का है, 5 लिख दिए। छठा नाम क्या है? एक होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा? ये नाम से ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है, पर सबसे आसान यही है, हेतु हेतु मद भूतकाल। मैं पहले नाम इसलिए लिखाता हूं ताकि ये याद हो जाए। हेतु हेतु मद भूतकाल, एक एक करके समझाऊंगा, रुक जाओ। इनकी ट्रिक होती है और ट्रिक से ही समझा दूंगा, टेंशन लो ना लो। फिर मैं यहां लिख रहा हूं भविष्य काल हमारी हिंदी में केवल 3 ही माना जाता है, इसके मुख्य भेद 3 है। कई लोग इसके भी 4 लिखवाते हैं, पर इसके मुख्य भेद 3 ही है। भविष्य काल में पहला नाम हो जाएगा सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्यत, ये पहले नाम याद कर लेना इसको। एक दूसरा है नंबर 2, एक दूसरा होता है कभी कभी कोई कार्य हुआ नहीं होगा, भविष्य में होने वाला होगा। जब कोई काम हुआ नहीं होता है, होने वाला है, तो वो क्रिया भविष्य की है। कभी कभी काम हुआ नहीं होगा पर होने वाला होगा, पर उस कार्य की भविष्य में होने की संभावनाएं की जाएंगी कि वो काम हो जाए, हुआ नहीं है, हो जाए, यानी संभावना करेंगे। तो दूसरा नाम हो जाएगा संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। बात समझ में आ रही है? संभाव्य भविष्यत, सबकी ट्रिक बताऊंगा, भी रुको यार। और एक तीसरा नाम लिख रहा हूं, 3 तरह का होता है, इसका नाम छठा है हेतु 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 मद भूतकाल। तो इसका तीसरा नाम हो जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्यत। अब सुनो, अब तक किसी को कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो? मैं काल बता रहा था, सबसे पहले मैंने काल के बारे में बताया। काल का अर्थ है समय। काल किसी क्रिया के समय की बात कराता है। काल 3 प्रकार का हो जाता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के मुख्य भेद 3 ही है, पर लोग इसे 5 ही बता रहे हैं, है ना, कुल भेद 5 मान रहे हैं। भूतकाल 6 प्रकार का है, पर और ये 6 का ही रहता है, और वो 3 प्रकार का अगर देखा जाए, ठीक है या नहीं है? अब सुनो, तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हारे पेपर में ये आएगा, एक सेंटेंस दे देगा और उसमें क्रिया होगी, तुमसे बस ये पूछेगा ये सामान्य वर्तमान का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का है, या हेतु हेतु। तो ये पूरे 14 सेंटेंस सीखने हैं तुम्हें। अब इसे कैसे सीखोगे? चलो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं वर्तमान काल के बता रहा हूँ। अच्छा, मैं शुरू में वर्तमान काल के 3 प्रकार बताऊंगा, फिर मैं जैसे ही इसके बाद सीधा ये बताऊंगा, और ये बताने लगूंगा तो एक आएगा आसन्न भूतकाल। ये इसके जैसा ये दिखता है, तो इन दोनों में अंतर करना है, इन दोनों को ये दिखाना है कि ये एक जैसे कैसे नजर आते हैं। तो ये वाला वाक्य मैं तब कराऊंगा जब ये वाला उदाहरण दूंगा, और ये वाला कब तब बताऊंगा जब मैं संभाव्य भविष्य कराऊंगा। तो इसको और इसको जब दूंगा तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, सही है ना? तो मैं तुम्हें ये चाह रहा हूं कि जब ये शुरू में ये 3 बताऊंगा, फिर यहां आने लग जाऊंगा, और जो इसके साथ मैच करेगा उसके साथ ही इसे बताना शुरू कर दूंगा, सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहला करा रहा हूं,
तो टाइम ही इसमें हो गया, कोई नहीं, एक तो करा ही दूंगा। एक है वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल, और वर्तमान काल 3 प्रकार का है, तीनों एक एक साथ बता रहा हूं, ध्यान रखो। एक है सामान्य वर्तमान, बहुत ध्यान से सुनना, सामान्य वर्तमान, और एक तात्कालिक, दोनों को बता रहा हूं, तात्कालिक वर्तमान। दो दो करके बता देता हूँ, तात्कालिक वर्तमान, ये दोनों तो अभी सिखा दूंगा। ये दोनों देखो शुरुआत कर रहा हूँ, अब अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। चलिए बताइए, मैं ऐसा कौन सा सेंटेंस लिखूं कि तुम पहचान लो सामान्य है, जब मैं ऐसा कौन सा लिखूं जो कौन सा है, आसन्न है। सुनो अभी, तो देखिए मैं करने जा रहा हूं, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। वर्तमान काल उसे कहते हैं कि जिस वाक्य में कोई क्रिया शुरू हो गई हो। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, जब किसी भी वाक्य के अंदर जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, ध्यान रखना खत्म ना हुआ हो, काम जारी रहेगा। जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, शुरू हो गया हो, किंतु किंतु सामान्य स्थिति में हो, सामान्य स्थिति में हो, स्थिति में हो, तब होता है सामान्य वर्तमान। और यहां मैं लिख रहा हूं, जब कोई कार्य, एक ही उदाहरण दूंगा बाकी बाद में करेंगे, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, ये तो वर्तमान की परिभाषा है, जब कोई कार्य शुरू हो गया हो गया हो। अच्छा, कार्य शुरू है तो वर्तमान का है, कार्य शुरू है तो वर्तमान का है, पर चेंज यहां से होता है, किंतु जो कार्य शुरू तो हो जाता है पर सामान्य स्थिति में हो, सामान्य स्थिति में हो, वो है सामान्य वर्तमान। पर जब कोई कार्य शुरू हो गया हो, किंतु लेकिन आगे जारी भी रहे, यानी चलता भी रहे, आगे जारी भी रहे, उसे हमारी हिंदी में क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान। जैसा मैं लिखने जा रहा हूं जरा बताओ, जैसा मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, लिखने से पहले एक काम करो, मैं इसका रूल एंड रेगुलेशन भी बताता हूं। इसको कई लोग ट्रिक बताते हैं, इसके मैं नियम बता रहा हूं। जैसे इंग्लिश के भी जब टेंस पढ़ते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, फिर वर्ब, फिर यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके सबके नियम बताए गए हैं। मैं तुम्हें एक काम कर रहा हूं, जैसे देखिए एक शब्द देता हूं मैं, चलना, या ये क्रिया है, और अगर इसमें से मैं ना प्रत्यय हटा लूं तो ये धातु शब्द है, और धातु शब्द ही क्रिया के शब्द होते हैं। जैसे मैं इतना ही बोलूं ना, चल, तो चलना पड़ेगा उसे, चल, आ, जा, ये ना धातु शब्द है सारे। तो तुम ऐसे पहचानना कि जब किसी वाक्य में क्रिया का शब्द देखो तो धातु देखना है, और धातु शब्द में क्या नजर आएगा, ता, ते, ती, इनमें से एक शब्द चिपका होगा धातु में, और इसके बाद एक और चीज हो, है या हूं शब्द बाद में हो, तब ये सामान्य वर्तमान लगाना तुम, ठीक है, ये वाला। और तो ये भाई, और इसका रूल भी लिख देता हूं साथ में। इसको कैसे पहचानोगे कि जब कोई वाक्य आएगा तो पकड़ो तुम धातु, धातु माने क्रिया, और इस बार ता नहीं होते, क्या आता है, रहा, रहे, रही। देखो मुझे किसी और की क्लास है ना, मेरे को किसी और क्लास में आना, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। जब क्रिया के बाद इनमें से कोई शब्द नजर आए, क्रिया के बाद ये शब्द हो और उसके बाद है या हूं हो, तब वो तात्कालिक लगाना। देखो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, रमेश, रमेश पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले ये अर्थ से पहचानो, बताओ ये भूतकाल का वाक्य है वर्तमान, पहले वर्तमान पहचानो। अरे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश घूमने जाता है, तो काम खत्म नहीं है। दरअसल ये काम ना रोज अक्सर होगा, रमेश पुस्तक पढ़ता है, काम खत्म नहीं है, दोबारा होगा ये काम, ये ना एक हैबिट की तरह होता है। रमेश दौड़ लगाने जाता है, बताओ एक बार ही क्रिया होगी या कई बार होगी, कई बार। रमेश पुस्तक पढ़ता है, अंत में क्या आया, है, बाद में क्या आया, ता, क्या ये धातु शब्द है, हमें सारी जरूरत नहीं है, तुम इससे ही पहचान लोगे इसे। समझ में आई बात या नहीं, रमेश पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया खत्म नहीं है, अभी वर्तमानता में ही है, और ये सामान्य स्थिति में है। लेकिन अगर मैं कहूं रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब भी कार्य खत्म नहीं है, अब भी वर्तमानता में है। जब कोई क्रिया वर्तमानता में है और आगे जारी भी रहे, चलता भी रहे, तो बताओ अंत में क्या आया, है, फिर क्या है, रहा, क्या ये धातु शब्द है या नहीं है, पढ़ रहा है,
जब मैं कहता हूँ रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो बताओ रुक गया काम या जारी है? जब कोई काम जारी रहेगा तब तो सामान्य तात्कालिक वर्तमान है। पर बताओ अब काम जारी है या सामान्य स्थिति में? रमेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य है। आगे समझ में? चलो बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं लड़कियां लड़कियां नृत्य नृत्य करती हैं, लड़कियां नृत्य करती हैं, तो क्या ताहेती हैं आ रहा है? अरे सामान्य सी बात है, अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां नृत्य करती हैं। पर अगर मैं कहूं लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, अभी इतना ही ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, पढ़ लेना। तो दो बात हुई, कल मैं यहीं से आगे चलूंगा और काल खत्म करूंगा। काल खत्म करने के बाद बात चलूंगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? आज की क्लास दो कर दिए मैंने, वैसे तो हो गए, मुझे और वाक्य देने थे, पर पहचान जाओगे? ठीक है। वह दोपहर में स्वेटर बुनती है, ये सामान्य है। और वो दोपहर में स्वेटर बुन रही है, ये क्या है? ये तात्कालिक है, वर्तमानता की दोनों बातें हैं। सही है। अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर बता के जाना समझ में आया नहीं आया। तो दो हो गए भाई। रूल भी ऊपर लिख रहा हूँ, रूल से भी पहचानो, डायरेक्ट भी पहचानो। चलो